हेलो एवरीवन, आज हम अपने यूथ पब्लिकेशन की फिटर थ्योरी की बुक से फोर्जिंग चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1, फोर्जन तथा उसके प्रकार, फोर्जिंग एंड टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। फॉर फोर्जिंग ऑफ लो एलॉय स्टील इट्स टेम्परेचर शुड बी ऑर्डर ऑफ। निम्न मिश्र धातु इस्पात की फोर्जिंग के लिए तापमान निम्न होना चाहिए। तो लो अलॉय स्टील की फोर्जिंग के लिए कौन सा फोर्जिंग टेम्परेचर होना चाहिए? ऑप्शन है 750 डिग्री सेल्सियस, 750 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 950 डिग्री सेल्सियस, 950 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी है 1100 डिग्री सेल्सियस यानी 1100 डिग्री सेल्सियस। तो लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग के लिए तापमान हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टूयर्स इन स्मिथ्स फोर्ज इज रेफर टू। स्मिथ की लौह कार्य में टूयर का अर्थ है तो ये स्मिथ की लौह कार्य में इसका मतलब है कि जो फोर्जिंग मशीन होती है उसमें फोर्जिंग मशीन में टूयर्स जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो ऑप्शन ए सप्लाई द एयर, वायु की आपूर्ति। ऑप्शन बी कंट्रोल द सप्लाई ऑफ एयर, वायु की आपूर्ति का नियंत्रण। ऑप्शन सी टू सप्लाई द फ्यूल, ईंधन की आपूर्ति। ऑप्शन डी टू कलेक्ट द स्मोक, धूम्र का संग्रहण। तो हमारा टूयर्स जो होता है वो वायु की आपूर्ति के लिए यूज किया जाता है, टू सप्लाई द एयर। कंट्रोल द एयर जो होता है वो एयर वाल्व से कंट्रोल होता है, जबकि टू सप्लाई द फ्यूल, ईंधन की आपूर्ति, तो हम ईंधन की आपूर्ति के लिए हम फोर्ज मशीन होती है उसके सामने एक टैंक बनी होती है जिसको कोल्ड टैंक कहते हैं, उस पर वहाँ से ईंधन की आपूर्ति हो जाती है। और धूम्र का संग्रहण ये हमारा हुड करता है, चिमनी और हुड का कार्य होता है। मैं इसका आपको निमी की बुक से दिखाता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आंसर है टूयर द्वारा ब्लोअर से वायु की सप्लाई लोहारी चूल्हे में की जाती है। इसका दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ब्लोअर, हुड तथा चिमनी, क्वेंचिंग टैंक, कोल्ड टैंक, हर्थ, नोजल, एयर वाल्व, ब्लोअर। ये हमारा इस बुक्स में दिया है टूयर्स। ये रहा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा को ओपन करके। ये है रॉयल पब्लिकेशन की बुक। इसमें यहाँ पर देखिए टूयर्स, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है टूयर्स। इसे नोजल भी कहते हैं। इसके द्वारा फोर्स्ड एयर भट्टी के अंदर पहुँचाई जाती ताकि ईंधन को जलाया जा सके। टूयर्स एयर पाइप के साथ जुड़े होते हैं। नोजल का अगला भाग टेपर आकार में होता है ताकि हवा का वेग बढ़ सके। टूयर्स, ये देखिए नोजल को, टूयर्स को ही नोजल भी कहते हैं। तो ये देखिए आगे से टेपर्ड है ताकि एयर के प्रेशर को मेंटेन कर सके। टूयर्स हमारे 2 टाइप के यहाँ पास दिए हुए हैं, वेट टूयर है और एक ड्राई टूयर्स है। वेट टूयर का यूज हमारा बिना पानी के किया जाता है, जिसको हम केवल हवा से ठंडा करते हैं, जो कि कूलिंग टैंक से हवा होकर आती है, वो वेट टूयर को गीला करती है। जबकि ड्राई टूयर्स है, यहाँ वेट टूयर में पानी का वो होता है, जबकि ड्राई टूयर्स होते हैं तो उसमें सिर्फ हवा से ठंडा करते हैं। यहाँ दिखाता हूँ टूयर्स का इसमें इतना ही दिया हुआ है, यहाँ पर है। ये देखिए टूयर्स का टाइप्स, वेट टूयर्ड फोर्ज और ड्राई फोर्ज में क्या अंतर है? वेट टूयर्ड फोर्ज, इस प्रकार की फोर्ज में नोजल तक हवा पानी के टैंक में से होकर अर्थात ठंडी होकर जाती है,
जिससे नोजल गर्म नहीं होती तथा नोजल पिघलती नहीं है। इस प्रकार की फोर्ज में वाटर टैंक साथ में फिट होता है। किसके साथ? वेट ट्यूयर के साथ। भट्टी प्रयोग करते समय पानी के टैंक को पानी से भर देना चाहिए। ठीक है, ये वेट ट्यूयर हो गई, जो कि हमारे पानी के जो कूलिंग टैंक पीछे लगा होता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी फोर्ज का पार्ट हो गए, जो फोर्ज हमारे दिखाई जा रही। तो यहाँ पर ये कूलिंग टैंक है, यहाँ पर ये देखिए ये कूलिंग टैंक है। ये नोजल यहाँ पर आगे लगी होती है, इसको ट्यूयर्स कहते हैं। इस साइड यहाँ पर देखिए ये ट्यूयर्स है। ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया। ये इसका ये बैक से दिखाया गया है, जहाँ पर इसकी हमारी ये कूलिंग टैंक लगा है। ये किस लिए लगा होता है? हमारा वेट ट्यूयर्स को ठंडा करने के लिए होता है। और ये दूसरा ट्यूयर्स का टाइप हो गया, ये हमारा ड्राई ट्यूयर्ड फोर्ज है। इस फोर्ज का ट्यूयर पतली चादर का या कास्ट आयरन का बना होता है। इससे नोजल को गर्मी से बचाने के लिए उसे फायर क्ले से ढक दिया जाता है। फायर क्ले से यानी कि जो जिस मिट्टी में, क्ले मिट्टी को कहते हैं फायर क्ले, जिस मिट्टी में आग नहीं लगती उससे ढक दिया जाता है। लाइनिंग को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। यह वेट ट्यूयर की अपेक्षा सस्ते होते हैं ड्राई ट्यूयर्स। ये हो गया हमारे ट्यूयर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा ट्यूयर्स का, स्मिथ की लोहकारी में ट्यूयर का अर्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सप्लाई द एयर, वायु की आपूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेन कार्बन स्टील की लोहकारी यानी फोर्जिंग इस तापमान पर की जाती है। यानी जो हमारा प्लेन कार्बन स्टील होता है उसके टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर हम उसकी फोर्जिंग कर सकते हैं? तो हमारा ये ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर इसके आंसर को देखेंगे और उसके ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन ए है 750 डिग्री सेल्सियस, 750 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 900 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है 1100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी है 1300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेन कार्बन स्टील की फोर्जिंग टेम्परेचर जो होता है हमारा 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, प्लेन कार्बन स्टील। और इसकी एक टेबल होती है, उसमें से फोर्जिंग टेम्परेचर याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको टेबल बताता हूँ, उसका अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो उस टेबल को आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो वो उस टेबल को टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। नहीं तो उस टेबल को मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पहला हो जाएगा हमारा रॉट आयरन हो जाएगा, जिसका हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर होता है 860 से 1340 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा माइल्ड स्टील यानी कि लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का टेम्परेचर होता है 850 से 1350 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील का टेम्परेचर हो जाता है, मीडियम कार्बन स्टील का 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर हाई कार्बन स्टील का होगा 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हाई स्पीड स्टील का होगा 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस। 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस हमारा हाई स्पीड स्टील का हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा होगा कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज। इसके लिए हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर होगा 540 से 900 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद टेम्परेचर होगा मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय के लिए 320 से 480 डिग्री सेल्सियस। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसका भी देख लीजिए। अगर कहीं गलती हो गई होगी तो उसको देख लेते हैं फिर से। ये यहाँ है रॉट आयरन का 860 से 1340 डिग्री सेल्सियस। माइल्ड स्टील यानी लो कार्बन स्टील का 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। मीडियम कार्बन स्टील का 850 से 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर शायद कन्फ्यूजन हो गई थी माइल्ड स्टील और मीडियम कार्बन स्टील के लिए। तो माइल्ड स्टील का हो जाएगा, माइल्ड स्टील को ही लो कार्बन स्टील कहते हैं, तो इसका 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर मीडियम कार्बन स्टील 850 से 1250 डिग्री सेल्सियस। हाई कार्बन स्टील का 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस। हाई स्पीड स्टील का 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस। तांबा, पीतल और कांसा यानी कॉपर, ब्रश एंड ब्रॉन्ज का 540 से 900 डिग्री सेल्सियस। मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम अलॉय इसका हो जाएगा 320 से 480 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फोर्ज की जाने वाली धातु है तथा उनका तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है। यहाँ पर शायद माइल्ड स्टील और मीडियम कार्बन स्टील में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था डेटा, तो होगा। ये लो अलॉय स्टील नीचे दिया हुआ है,
इसका हो जाएगा हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस। ये जो यही हमारे इस बुक का पहला क्वेश्चन था कि 1100 डिग्री सेल्सियस होता है लो अलाइंग स्टील का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा प्लेन कार्बन स्टील की लौहकारी तापमान पर कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 1300 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इज, एक अनुभागीय आयाम बढ़ाने की प्रक्रिया है। अनुभागीय आयाम यानी कि अनुप्रस्थ काट बढ़ाना, अनुप्रस्थ काट बढ़ाना की क्रिया होती है। ऐसे प्रोसेस जिसमें हम जॉब के मेटल का जो पार्ट होता है उसके अनुप्रस्थ काट को बढ़ाते हैं, यानी अनुप्रस्थ काट यानी कि मोटाई को बढ़ाना, और अनुप्रस्थ काट को घटाना यानी कि मोटाई को घटाना और लंबाई को बढ़ाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, यानी अनुप्रस्थ काट का विमा बढ़ाना। अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई बढ़ाना, और मोटाई की किस ऑपरेशन से बढ़ती है फोर्जिंग के, उसके ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है ड्राइंग डाउन, ऑप्शन बी सेटिंग डाउन, ऑप्शन सी अपसेटिंग, ऑप्शन डी कटिंग डाउन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अपसेटिंग हो जाएगा। अपसेटिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल पार्ट के लंबाई को कम करके उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, और मोटाई बढ़ेगी तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा। तो हमारा चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसेटिंग। और हमारा अपसेटिंग हमारा 3 टाइप के होते हैं अपसेटिंग के अंदर हो जाएगा। पहला हो जाएगा हमारा एंड अपसेटिंग, दूसरा हो जाएगा हमारा सेंटर अपसेटिंग, और तीसरा हो जाएगा हमारा जंपिंग। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बुक्स से दिखाता हूँ। पहले इसका इस बुक्स के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है आंसर सी। अपसेटिंग के अंतर्गत कार्यखंड की लंबाई कम करके उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट बढ़ाई जाती है। इसके द्वारा बोल्टों का हेड बनाया जाता है। हालांकि ये बोल्टों का हेड भी अपसेटिंग द्वारा ही होता है, लेकिन ये बोल्टर एक टूल्स होता है, उसके द्वारा हम बोल्टों का हेड बनाया जाता है, तो वो बोल्स्टर टूल्स होता है। जबकि ये भी सही है, बाकी जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो है कि अपसेटिंग के अंतर्गत कारखंड की लंबाई कम करके उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट बढ़ाई जाती है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं इसको दिखाता हूँ आपको बुक से कि अपसेटिंग ऑपरेशन किसको कहते हैं। ये अपसेटिंग ऑपरेशन के लिए हम ये नीमी बुक है फर्स्ट ईयर की, इसमें देखते हैं, बहुत पुरानी बुक है, तो इसमें देखते हैं अपसेटिंग स्थूलन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो ये रही हमारी अपसेटिंग। देखिए यहाँ पर एक मिनट, अपसेटिंग देखते हैं। ये हमारा अपसेटिंग यानी स्थूलन। ये होता क्या है, स्थूलन एक फोर्जिंग प्रक्रम है। यहाँ स्थूलन एक फोर्जिंग प्रक्रम है जिसके द्वारा जॉब को लंबाई कम करते हुए उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। फोर्जिंग में 3 तरह की अपसेटिंग की जाती है, यानी कि इसका लंबाई कम करते हैं और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। यह हमारा स्थूलन होता है जिसको हम अपसेटिंग कहते हैं। तो फोर्जिंग में 3 तरह की अपसेटिंग की जाती हैं। पहला है सिरा स्थूलन यानी एंड अपसेटिंग, दूसरा हमारा मध्य स्थूलन यानी सेंटर अपसेटिंग, और तीसरा हमारा जंपिंग। तो ये कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। सिरा स्थूलन यानी एंड अपसेटिंग, सिरा स्टॉक खंड के सिरे को, यानी किसी एक सिरे को, चाहे जैसे पेंसिल है तो इसका ये तो पॉइंट की तरफ से इसको अपसेट करें या फिर इसके बैक के साइड से अपसेट करें, तो इसको हम कहते हैं एंड अपसेटिंग। तो यहाँ पर वही है कि सिरा स्टॉक खंड के सिरे को स्थूल बनाने को सिरा स्थूलन कहते हैं। इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। एंड अपसेटिंग, यह है हमारी एंड अपसेटिंग। देखिए इसमें ये वर्क पीस है, एक मेटल का रॉड है, इसमें ये हैमर है, और हैमर है तो फिर ये इसको ये टोंग से पकड़ करके, टोंग्स जिसको माइल्ड स्टील से बनाते हैं उससे पकड़ के हम यहाँ पे हैमरिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये एंड यानी किनारे साइड से इसका मेटल का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ते जाती है। हमारी एंड अपसेटिंग हो गई। दूसरा है मध्य स्थूलन यानी सेंटर अपसेटिंग, किसी स्टॉक खंड के मध्य भाग को
स्थूल बनाने को मध्य स्थूलन कहते हैं, यानी कि इसके बीच के पार्ट को अब हम मोटा करेंगे, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे। तो ये हमारा सेंटर ऑफ सेटिंग होगा। देखिए इसमें यहाँ पर जॉब को पकड़ लिया गया है और ये देखिए इसका बीच का पार्ट जो स्टॉक का है मेटल का, इसका बीच का पार्ट हमारा मोटा होते जा रहा है और किनारे भी पतला है। तो यानी सेंटर में इसका मोटा हो रहा है पार्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है। तो सेंटर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाना हमारा सेंटर अपसेटिंग कहलाता है। तीसरा हमारा जंपिंग, स्टॉक की पूरी लंबाई को स्थूल बनाने यानी अपसेटिंग करने को जंपिंग कहते हैं। तो हमारा तीसरा देखिए जंपिंग, यह जंपिंग। तो देखिए पहले मेटल का स्टॉक ऐसे लंबा था और जंपिंग में मेटल के पूरे पार्ट की लंबाई घट करके पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया मोटा हो गया है। तो ये हमारा जंपिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यह हमारा क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन नंबर 4 था कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन इज, यानी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन को इंक्रीज करना हमारा होता है अपसेटिंग ऑपरेशन, और क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन को डिक्रीज करना हमारा ड्राइंग डाउन होता है, सेटिंग डाउन होता है। इसको अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इसको कि ड्राइंग डाउन और सेटिंग डाउन किसको कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर सपोर्टिंग मेटल व्हेन कटिंग थ्रू चीजल विच पार्ट ऑफ एनिवल इज यूज्ड, छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है बॉर्न, ऑप्शन बी है फेस, ऑप्शन सी है चिपिंग ब्लॉक, ऑप्शन डी है टेल स्टॉक। तो इसका सिंपली हो जाएगा कि चिपिंग ब्लॉक ही होता है, जहाँ पे हम चिपिंग करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, मेटल की कटिंग भी वहाँ से करते हैं। ये हमारा चिपिंग ब्लॉक होता है एनिवल का। फेस होता है तो फेस पर नॉर्मल हैमरिंग ऑपरेशन होता है जिससे फोर्जिंग ऑपरेशन करते हैं। बॉर्न का तो इसमें नहीं है पता, लेकिन इसके बॉर्न की जगह बीक आयरन पता है। तो बीक होता है, पहले उसका टेल होता है, बीक होता है एनिवल का, तो उससे हम मेटल को बेंड करने के लिए यूज करते हैं। टेल भी बीक की तरह होती है, उसको बीक के अपोजिट साइड वाली को टेल कहते हैं। इसको भी मैं आपको फिगर से क्लियर करता हूँ, एनिवल और उसके पार्ट। इस बार मैं इसमें रॉयल पब्लिकेशन की बुक को दिखाता हूँ क्योंकि इसमें दिया हुआ है सही तरीके से नाम। ये फिर से देखिए, यह है हमारी एनिवल। तो एनिवल के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि एनिवल की बॉडी कास्ट स्टील की बनती है और इस एनिवल का स्टैंड जिस पर रखा होता है वो हमारा कास्ट आयरन या हार्डवुड यानी कठोर लकड़ी से बनता है। ये देखिए, ये हमारा टेल है एनिवल का, स्क्वायर बीक है, ये हमारा राउंड होल है, और ये भी फेस है जहाँ पर फेस के सारे ऑपरेशन होंगे। हार्डी होल यहाँ पर, जहाँ पर हम हार्डी होल है जहाँ पे हम हार्डी एक टूल होता है उसको सेट करते हैं। इस हार्डी होल में हम स्वेज को भी सेट करते हैं, फुलर को भी सेट करते हैं। हमारे दोनों स्वेज और फुलर दोनों के टॉप और बॉटम के सेट आते हैं, तो बॉटम वाले सेट को इस हार्डी होल में सेट करते हैं। ये बीक है उसका, जहाँ पास हम मेटल शीट को पार्ट को बेंडिंग का ऑपरेशन करने के लिए करते हैं। ये अपसेटिंग ब्लॉक अभी हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि अपसेटिंग क्या होती है कि मेटल पार्ट के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन को इंक्रीज करना। तो जब मेटल के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर इसको फंसा देते हैं, मेटल को ऊपर से हैमरिंग करते हैं। तो यहाँ पर इसमें फंसे होने के कारण ऊपर से हमको इसके आजू बाजू से सहारा मिल जाता है दोनों तरफ से, और मेटल को अपसेट कर पाते हैं आराम से हैमरिंग करने पर। ये एनिवल स्टैंड हो गया जो कि हमारा वुड या कास्ट आयरन का बना होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है कास्ट आयरन की और वुड की, इसलिए हमारे ये स्टैंड जितने भी मटेरियल जितनी भी मशीन होती हैं उनके सारे के स्टैंड हमारे कास्ट आयरन से बनते हैं। यहाँ पर भी दिखा कि इसका स्टैंड कास्ट आयरन या हार्ड लकड़ी का होता है। छोटी बीक आयरन को एनिवल में डालकर भी प्रयोग किया जाता है। ये छोटी बीक आयरन है, इसको एनिवल के हार्डी होल जो होता है वहाँ पर इसको सेट करके यूज करते हैं। तो इसको बाद में देखेंगे। अभी क्वेश्चन क्या था कि चिपिंग ब्लॉक कहाँ पर होता है, तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। चिपिंग ब्लॉक ये रहा, इसका बी नंबर देखिए इस फिगर का। ये हमारा एनिवल का स्टैंड लकड़ी कास्ट आयरन का होगा, अभी बताया। एनिवल कास्ट स्टील की बनी होती है। और ये हमारा ये ऑप्शन, ये जो सी है हमारा फेस होता है। सारे फोर्जिंग ऑपरेशन यहाँ पर होते हैं मैक्सिमम।
और ये हमारा चिपिंग ब्लॉक होता है। यहाँ पर हम चिपिंग करते हैं। देखते हैं इसके फिगर में कहाँ पर बी का दिया हुआ है ब्लॉक। बी के पास जो चौरस सतह होती है उसे ब्लॉक कहते हैं। इस पर गर्म या ठंडी धातु रखकर काटा जाता है, इसलिए इस भाग को कटिंग स्पेस भी कहते हैं। इसको कटिंग स्पेस भी कहते हैं, यहाँ पर इसको चिपिंग ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, अब अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ये हमारा क्लियर हो गया कि फॉर सपोर्टिंग मेटल व्हेन कटिंग थ्रू चीसेल विच पार्ट ऑफ एनविल इज यूज। तो एनविल के किस पार्ट का यूज करते हैं हम? चिपिंग ब्लॉक का यूज करते हैं। इसको नाम से ही हमको याद रख लेंगे कि चिपिंग ब्लॉक से हमारे चिपिंग ऑपरेशन होंगे। एनविल के जो चिपिंग ब्लॉक होता है टेल के पास होता है, फेस के नीचे एक स्क्वायर शेप का छोटा सा पार्ट होता है, वहाँ पर हम चिपिंग ऑपरेशन करते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देखें तो छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई चिपिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। या निहाई के सींग के आधार पर ऊपरी भाग होता है। सींग यानी कि जो टेल थी उसका, वहाँ उसी के ऊपर का जस्ट भाग होता है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो सींग है जिसको हम बीक बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर है ना ये चिपिंग ब्लॉक। इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, कटिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। तो यहाँ पास ये सींग यानी बीक के पास, हॉर्न के पास ऊपर जस्ट होता है हमारा कटिंग ब्लॉक यानी चिपिंग ब्लॉक होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक अ लार्ज साइज बोल्ट्स। संक्रिया बड़े आकार के बोल्ट बनाने में प्रयोग होती है। यानी कि बड़े साइज के नट और बोल्ट जब हमको बनाने होते हैं तो निम्न में से दिए गए ऑपरेशन में से हम कौन सी प्रक्रिया करते हैं? ऑप्शन ए है अपसेट फॉर्जिंग, अपसेट लौहकारी, ऑप्शन बी है स्वेजिंग, ऑप्शन सी है हैमर फोर्जिंग, ऑप्शन डी है रोल फोर्जिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसेट फॉर्जिंग। अपसेट फॉर्जिंग एक होती है हमारी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से हम बड़े आकार के बोल्ट बनाने के में प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अपसेट फॉर्जिंग का। जबकि ड्रॉप फॉर्जिंग होती है उसमें से हैमर, स्पैनर, प्लायर, इनको हम ड्रॉप फॉर्जिंग की ऑपरेशन से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सिंगल कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग एक्शन इज परफॉर्म्ड इन। एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया प्रदर्शित होता है। यानी कि इसका हिंदी में आपको समझाता हूँ आसान करके कि सिर्फ एक ही बार में हमारा बन जाए जॉब जो बनाना चाहते हैं, कि एक ही चोट पड़ने पर हमारा जॉब बन जाए। तो वो हमारा कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? सिंगल कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग एक्शन परफॉर्म। तो किसके द्वारा सिंगल कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग ऑपरेशन होता है? ऑप्शन ए है ड्रॉप फॉर्जिंग, बी है मशीन फॉर्जिंग, ऑप्शन सी है प्रेस फॉर्जिंग, ऑप्शन डी है रोल फॉर्जिंग, गोल लौहकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ड्रॉप फॉर्जिंग। ड्रॉप फॉर्जिंग में हम एक बड़े साइज का हैमर होता है, उसको हम फॉर्जिंग मेटल के ऊपर गिराते हैं। जो मेटल हमारा प्लास्टिक फेज में होता है, क्योंकि फॉर्जिंग के लिए हमारे मेटल का प्लास्टिक फेज में होना आवश्यक होता है। तो उस काम के लिए हम ड्रॉप फॉर्जिंग का यूज करते हैं। उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रॉप फॉर्जिंग होती क्या है। ड्रॉप फॉर्जिंग जिसकी सहायता से हम ये स्पैनर, हैमर और प्लायर वगैरह बनाते हैं, तो हमारी ड्रॉप फॉर्जिंग होती है। दिखाता हूँ आपको। ड्रॉप फॉर्जिंग, मशीन फॉर्जिंग और हैंड फॉर्जिंग। तो हाँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे फॉर्जिंग ऑपरेशन ये मैं आपको रॉयल पब्लिकेशन की बुक से दिखा रहा हूँ। तो फॉर्जिंग कितने प्रकार की होती है? तो हमारा ये हो जाएगा, पहला है फॉर्जिंग 3 प्रकार की होती है। पहला है हैंड फॉर्जिंग। इस विधि में छोटे छोटे पार्टों को लाल गर्म करके हैंड हैमर द्वारा पीटकर आवश्यक शक्ल में बनाया जाता है। यानी कि रेड हॉट तक गर्म कर लेते हैं, लाल गर्म कर लेते हैं, फिर हैंड हैमर द्वारा पीटकर आवश्यक शक्ल में बनाया जाता है। इसमें जॉब की शुद्धता कारीगर पर ही निर्भर करती है कि अगर बनाने वाला कारीगर अच्छा एक्सपीरियंस्ड है तो वो ज़्यादा अच्छा जॉब बना पाएगा।
दूसरा है हमारा फोर्जिंग का मशीन फोर्जिंग। इसमें मशीनों अर्थात पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। मशीन फोर्जिंग में मशीनों का अर्थात पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हार्ड स्टील की डाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। डाई दो भागों में बनी होती है। नीचे का भाग एनविल पर टिका होता है, जबकि ऊपर का भाग रैम के साथ फिट होता है। डाई का अंदर का भाग खोखला होता है, जिसमें बनाए जाने वाले पार्ट की आकृति के अनुसार खांचा बना होता है। इसके उपरांत धातु को गर्म करके डाई के निचले भाग पर सेट करके ऊपर वाले भाग को दबाव के साथ दबाया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिससे डाई में बने खांचे के अनुसार गर्म धातु की आकृति बन जाती है। देखिए जैसे कि ये धातु है, ये हॉट है, रेड हॉट है। ये गोले आकार की मान लीजिए कोई डाई है, इसको रैम के द्वारा जॉब पर दबाया जाता है, तो ये हमारे ये जो मेटल भी कट करके इसी के आकार का हो जाता है। ये हमारा हो जाता है मशीन फोर्जिंग ऑपरेशन। फिर इसके आगे हम देखते हैं अपना तीसरा ड्रॉप फोर्जिंग, जो हमारा क्वेश्चन था। ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन, इसमें भी डाई का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर चीज़ देखिए कि हैंड मशीन फोर्जिंग में और ड्रॉप फोर्जिंग में दोनों में ही हम डाई का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसमें भी डाई का ही प्रयोग होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें डाई के ऊपर वाले भागों को ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाकर नीचे छोड़ यानी ड्रॉप कर दिया जाता है। क्योंकि ड्रॉप फोर्जिंग का आप नाम से अंदाज़ा लगाएंगे कि ड्रॉप यानी छोड़ना, तो यहाँ पर छोड़ा जाता है ऊपर से। डाई के ऊपर वाले भाग को ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाकर नीचे छोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार दोनों डाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं और खांचे के अनुसार यानी कि डाई जिस आकार की बनी होगी तो उसके खांचे के अनुसार धातु को शक्ल प्रदान करती है। इस विधि से बहुत ज़्यादा काम होता है, जैसे स्पैनर, हैमर, प्लायर इत्यादि इस विधि से तैयार किए जाते हैं। देखिए ड्रॉप फोर्जिंग, स्पैनर, हैमर, प्लायर, ये चीज़ याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ड्रॉप फोर्जिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का क्लियर हो गया होगा आपको कि ड्रॉप फोर्जिंग और मशीन फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, रोल फोर्जिंग में से हम दो चीज़ें हम अपना क्लियर कर चुके हैं, ड्रॉप फोर्जिंग और मशीन फोर्जिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एकल सतत निचोड़न प्रक्रिया, सिंगल कंटिन्यूस स्क्वीजिंग एक्शन इज परफॉर्म्ड इन ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाई कार्बन स्टील इज फोर्जिंग इज टू बी डन, इट शुड बी हीटेड अप टू टेम्परेचर। उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील की लौहकारी करने के लिए इसे तब तक गर्म किया जाना चाहिए जब तक, ऑप्शन ए है व्हेन इट्स कलर बिकम्स चेरी रेड, जब तक इसका रंग लाल चेरी नहीं हो जाता है, व्हेन इट्स कलर बिकम्स येलो, जब तक इसका रंग पीला नहीं हो जाता है, और ऑप्शन सी इसका है व्हेन इट्स कलर बिकम्स लाइट येलो, जब तक इसका रंग हल्का पीला नहीं हो जाता, ऑप्शन डी है व्हेन इट्स कलर बिकम्स ग्रीन, जब तक इसका रंग हरा नहीं हो जाता। तो इसके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखने से पहले इसके क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले क्वेश्चन फिर से देखते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाई कार्बन स्टील फोर्जिंग इज टू बी डन, इट शुड बी हीटेड अप टू टेम्परेचर। उच्च कार्बन इस्पात यानी हाई कार्बन स्टील की लौहकारी करने के लिए इसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो टेम्परेचर की एक टेबल होती है, उसमें बताता हूँ आपको कि टेम्परेचर की टेबल जो होती है उसमें हमारा हाई कार्बन स्टील का रेंज कब तक कहाँ पर होती है। हमारा हाई कार्बन स्टील की रेंज जो होती है वो हमारे होती है 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद करना पड़ेगा टेबल। तो हाई कार्बन स्टील का जो होता है 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस होती है, और 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस हमारा रंग के आधार पर भी एक टेबल होती है। तो इस टेबल में हमारा 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर किस कलर में आता है, तो यहाँ पर जो हमारा 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस है वो हमारा टेम्परेचर रेंज आता है जब तक इसका रंग हल्का पीला नहीं हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जब तक इसका रंग हल्का पीला नहीं हो जाता। इसको मैं आपको टेबल दिखा के समझाता हूँ। पहले आपको याद होना चाहिए इसका टेम्परेचर, जो मैं पहले आपको टेबल दिखाया हूँ, जिसमें आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि इसका जैसे रॉट आयरन हो जाएगा, तो रॉट आयरन का हमारा टेम्परेचर होता है 860 से 1340 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हमारा होता है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील यानी उसको हम लो कार्बन स्टील कहते हैं, तो उसका हमारा टेम्परेचर होता है 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। दिखा देता हूँ। पहले टेबल देखिए, ये टेबल मैंने याद की है, इसको याद कर सकते हैं आप भी। तो पहला इसमें रॉट आयरन, तो ये हमारा 860 से 1340 डिग्री सेल्सियस।
माइल्ड स्टील 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस, ये वाला बताया हूँ। तो इसके डायरेक्ट हम क्वेश्चन के पॉइंट पर आते हैं कि हाई कार्बन स्टील के लिए हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर का रंग कौन सा होता है। अगर हमारा हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होता है, तो अगर ये पूछता है तो हम आसानी से बता देते हैं कि 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस होता है। पर अब 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है कि हाई कार्बन स्टील के फोर्जिंग टेम्परेचर जो होता है उस पर कौन सा रंग आता है, तो हम इसके लिए रंग वाली टेबल देखेंगे। तो रंग वाली टेबल यहाँ पर, ये हमारी रंग वाली टेबल है, ये देखिए। तो हमारा 1150 डिग्री सेल्सियस, 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस था, तो 1150 यानी 1100 डिग्री सेल्सियस और 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो येलो वाइट है, यानी तभी येलो पीला या पीला सफ़ेद। तो पीला सफ़ेद जो होता है 1150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाला टेम्परेचर लेंगे, 1200 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए ले लेते हैं। तो 1200 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो येलो वाइट यानी हल्का पीला सफ़ेद, और येलो जो होगा उसको अगर एक साथ देखेंगे तो हमको लगेगा कि हल्का पीला है यानी येलो वाइट है। तो इसी के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा इस बुक्स में दिया है, ये जब तक इसका रंग हल्का पीला नहीं हो जाता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही आंसर जो है हमारा अरिहंत की बुक में भी सेम क्वेश्चन में भी यही आंसर दिया हुआ है। तो इसका रंग हल्का पीला हो जाता है, नहीं हो जाना ये गलत है, नहीं हो जाता है। और ये ऑप्शन डी जो हमारा व्हेन इट्स कलर बिकम्स ग्रीन, तो ग्रीन हमारा कलर बनता ही नहीं है, तो ऑप्शन डी ऐसे बाहर हो जाएगा। और ऑप्शन एलिमिनेट करें जैसे व्हेन इट्स कलर बिकम्स चेरी रेड, तो चेरी रेड हमारा होता है, पहला होता है कि हमारा डल ब्राउन होता है पहला, फिर उसके बाद 600 पे हमारा रेड होता है, फिर डल चेरी रेड होता है, ब्राउन चेरी रेड होता है। तो यहाँ पर इसमें का चेरी रेड दिया, तो चेरी रेड का अपना कोई टेम्परेचर रेंज इसमें फंस नहीं रही, तो इस ऑप्शन को रहने देते हैं। फिर व्हेन इट्स कलर्स बिकम्स येलो, येलो टेम्परेचर हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जबकि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हाई कार्बन स्टील जो है, ये हमारा हाई कार्बन स्टील है, ये है 1150 डिग्री सेल्सियस पे इसका फोर्जिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो हमारा ये पीला नहीं होगा, हल्का पीला होगा, क्योंकि येलो वाइट बना रहा है हमारा टेम्परेचर, तो हमारा ये येलो वाइट यानी हल्का पीला हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन होता है, हैंडल के तिरछा, हैंडल ऑप्शन ए है हमारा, जैसे क्रॉस पिन हैमर का पूछा है कि उसका पिन जो होता है वो किधर तरफ होता है, तो ऑप्शन ए है हैंडल के तिरछा, हैंडल की ओर मुड़ा हुआ, हैंडल से कोणी, हैंडल से सीधा। तो इसका करेक्ट आंसर जो क्रॉस पिन जो हैमर होता है वो हैंडल से तिरछा होता है। हैंडल से तिरछा यानी कि अगर हैंडल हमारा जो हैंडल पकड़ते हैं, जिससे हैमरिंग करते समय हैंडल पकड़ते हैं, तो अगर हैंडल की जो दिशा है सामने की ओर, अगर उस दिशा में उसका पिन है तो हमारा स्ट्रेट पिन होता है, और अगर उस दिशा के हैंडल की दिशा के अपोजिट में होता है, इधर साइड मुड़ा हुआ, तो हमारा क्रॉस पिन होता है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हैंडल के तिरछा, हैंडल की ओर मुड़ा हुआ, तो हमारा ऑप्शन बी जो हमारे स्ट्रेट पिन हैमर के लिए हो जाता है। फिर हैंडल से सीधा, हैंडल की ओर मुड़ा हुआ, हैंडल सीधा, ये दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगे। हैंडल से कोड़ी तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है हैंडल के तिरछा, तो हैंडल के तिरछा होना चाहिए हमारे क्रॉस पिन के लिए। मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार फिर से फिगर में। क्रॉस पिन हैमर, तो हैमर का हमारा हैमर का मैं आपको अरिहंत की बुक से दिखाता हूँ कि हमारा फोर्जिंग के समय हमारा जो हैमर यूज में लिए जाते हैं वो उनमें 3 टाइप के होते हैं। पहले हमारा हैमर 2 टाइप का होता है, पहले उस चीज़ को दिखाता हूँ कि हैमर में जो हैमर 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से हैंड हैमर होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। तो पहले मैं आपको हैमर का दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी निमी बुक है फर्स्ट ईयर की, इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ हैमर। पहले हैमर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए, इसमें जो है हैमर जो होता है, जैसे यहाँ पर इसमें फोर्जिंग का जो हमारा सेट हैमर है, तो इसमें का जो हमारा सेट हैमर है इसको 0.8% कार्बन स्टील से बनाया जाता है। हमारा सेट हैमर हो गया। इसमें मैं मेन हैमर में आता हूँ, जो 2 टाइप के हमारे होते हैं, एक हमारा हैंड हैमर होता है और एक हमारा स्लेज हैमर होता है। जिसमें हमारा हैंड हैमर जो होता है
उसका वेट होता है 1 से 2 किलोग्राम, और जो स्लेज हैमर होता है उसका वेट होता है 3 से 9 किलोग्राम। हार्डी यहाँ पर होगा हैमर। हैमर ये देखिए, ये हमारा फोर्जिंग चैप्टर का हैमर, ये है हमारा हैमर, दिख रहा है आपको, हथौड़ी हैमर्स, ठीक है। दस्ती हथौड़ी यानी हैंड हैमर्स। इस प्रकार की हथौड़ी का भार 1 से 2 किलोग्राम तक होता है तथा उनमें छोटा हैंडल लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारा हैंड हैमर होगा वो 1 से 2 किलोग्राम का होता है। दूसरा हमारा होगा स्लेज हैमर। यह हथौड़ा 3 से किलोग्राम 9 किलोग्राम, तो यानी 3 से 9 किलोग्राम तक होता है तथा इसमें लकड़ी का बड़ा हैंडल लगा होता है, ठीक है। तो हमारा ये स्लेज हैमर की रेंज हो गई 3 से 9 किलोग्राम, और जनरल कई बुक्स में 2 से 10 किलोग्राम भी दिया रहता है, तो ये हमारा वहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो। ये हमारा हैमर हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉल पिन हैमर और क्रॉस पिन हैमर। इसके लिए ये है हमारी अरिहंत की फिटर थ्योरी। इसमें दिखाता हूँ फोर्जिंग चैप्टर, इसमें फोर्जिंग है लाहौकारिया फोर्जिंग 149 पेज 149। ये रहा हमारा हैमर, ये देखिए, ये है हमारा क्रॉस पिन हैमर। ये क्रॉस पिन हैमर है हमारा, ये देखिए, इसका यूज होता है धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए। ये देखिए हैंडल से ये तिरछे में है, क्रॉस में। स्ट्रेट पिन ये है हमारा कॉर्नर में कोनों पर कार्य करने के लिए, हमारा स्ट्रेट पिन होगा। ये हमारा बॉल पिन होगा, तो बॉल पिन को तो हम यूज करते हैं रिवेटिंग और चिपिंग के लिए। ये हमारा स्ट्रेट पिन होगा। देखिए हैंडल की डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन सीधी भी है, ये देखिए। और ये हमारा ये क्रॉस पिन है। इसको मैं और क्लियर से आपको फिर से दिखाता हूँ इसमें से, निमी वाली बुक से। ये हमारा हैमर, ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये हमारा हैमर है। अब हैमर के टाइप्स में दिखाता हूँ। ये हमारा बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखिए बॉल पिन हैमर ये है, तो इसका जो फेस है ये देखिए फ्लैट है, और ऊपर ये हेड बना है बॉल के टाइप। ये क्रॉस पिन हैमर है। देखिए हैंडल इधर से अगर हम डालेंगे इसमें तो हमारे हैंडल के क्रॉस में है, और स्ट्रेट पिन है तो हैंडल के ये जो सीधा हैंडल की डायरेक्शन में ही है, तो हैंडल की डायरेक्शन सीधा होता है। हमारा हो गया, ये हमारा हैमर का कॉन्सेप्ट था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर होगा कि एक क्रॉस पिन, क्वेश्चन नंबर 9 था कि एक क्रॉस पिन हथौड़े का पिन होता है तो हैंडल के तिरछा में है, यानी कि हैंडल के क्रॉस में होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंडल के तिरछा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द फोर्जिंग प्रोसेस इन विच द लेंथ ऑफ वर्क पीस रिड्यूसेस एंड क्रॉस सेक्शन इंक्रीज इज कॉल्ड। फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें कार्यखंड की लंबाई कम होती है और अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होता है, ये हमारा कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? इसको अभी हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है कि हमारे अपसेटिंग ऑपरेशन होता है, जिसमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि मोटाई को बढ़ाते हैं। तो हमारे ये अपसेटिंग ऑपरेशन, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसेटिंग। अब इसका ऑप्शन कौन कौन से? ऑप्शन ए अपसेटिंग, ऑप्शन बी ड्राइंग आउट, ऑप्शन सी शॉर्टनिंग, ऑप्शन डी ड्रिफ्टिंग। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसेटिंग हो जाएगा। अब अगर इसका अपोजिट बोलता कि फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें कार्यखंड की लंबाई बढ़ाई जाती है तथा अनुप्रस्थ काट कम किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे ये ऑप्शन बी ड्राइंग आउट सही हो जाता। ठीक है, अब ये ऑप्शन सी तो कुछ ऑप्शन है नहीं अभी बुक्स के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डी को देख लेते हैं, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट में हम क्या करते हैं, पहले से फोर्जिंग ऑपरेशन में बनाए गए पंच होल को फिनिश करने, बड़ा करने और स्ट्रेट करने, सीधा करने के लिए हम ड्रिफ्टिंग का यूज़ करते हैं। यानी कि पंच जो हमारा फोर्जिंग में पंच जो यूज होते हैं, जो कि नॉर्मली हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, 0.8% तक कार्बन होता है उसमें, तो उनके द्वारा जब हम पंचिंग करते हैं तो हमारा पंच जो होता है थोड़ा सा टेपर में होता है, तभी तो उससे पंचिंग करना आसान होता है, ताकि वो होल में फंसता नहीं है। तो टेपर जो होल होता है, पंचिंग के बाद जो हमको टेपर होल प्राप्त होता है, उसको हम सीधा करने और फिनिश करने के लिए हम ड्रिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं। तो हमारे इसमें के क्वेश्चन नंबर 10 के थ्रू हमारे सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फोर्जिंग प्रक्रिया जिसमें कार्यखंड की लंबाई कम होती है और अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होता है, तो उसे अपसेटिंग कहते हैं। ठीक है,
लंबाई बढ़ाने की क्रिया के विपरीत स्थूलन लंबाई करके अनुप्रस्थ काट बढ़ाने की क्रिया है। स्थूलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑफसेटिंग, ये हमने पीछे क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से फिगर के साथ। तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टेफनिंग एज ऑफ शीट मेटल आर्टिकल बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड। परत धातु वस्तु के किनारे को मोड़कर सख्त बनाने की क्रिया क्या कहते हैं? यानी जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का नहीं, फोर्जिंग का, शीट मेटल का है। हालांकि इसको फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारा ये प्रोसेस है स्टिफनिंग का, यानी कि एज को, जैसे कोई शीट मेटल है उसको हमको एज को मजबूत बनाना है, किनारों को, तो आप हम एक माइल्ड स्टील की एक रॉड डाल देते हैं जिससे मजबूती हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ स्टिफनिंग एज ऑफ शीट मेटल आर्टिकल बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड। और या फिर इसको फोल्ड कर देते हैं तो हमारी इसको कहलाती है हैमिंग कहलाती है। ये हमारा होता है सिंगल हैमिंग, डबल हैमिंग होते हैं। तो ये नॉचिंग में हम कट कर देते हैं उसको, पंचिंग में होल करते हैं, स्निपिंग में भी कटिंग करते हैं, तो ये हमारा हैमिंग होता है। तो हमारे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हैमिंग हो जाएगा, जिसमें हम मोड़ देते हैं, हैमिंग कहते हैं उसको। परत धातु वस्तु के किनारे को मोड़कर सख्त बनाने की प्रक्रिया को हैमिंग कहते हैं। धातु चादर कर्म प्रयोग होने वाला हथौड़े कुछ निम्नलिखित प्रकार के, तो इसको जरूरी नहीं है यहाँ पर, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। द मोस्ट सुटेबल हीटिंग टेम्परेचर फॉर फोर्जिंग लो कार्बन स्टील इज। तो लो कार्बन स्टील के लिए हमारा सबसे उचित तापमान कौन सा होता है फोर्जिंग करने के लिए? ऑप्शन ए है 650 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 850 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 1100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 1300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है लो कार्बन स्टील को फोर्जिंग करने के लिए अत्यंत उचित तापक्रम 1300 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि लो कार्बन स्टील जो होती है उसी को हम माइल्ड स्टील कहते हैं। तो हमारा माइल्ड स्टील का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये इसको देखते हैं माइल्ड स्टील यानी लो कार्बन स्टील। तो इसके फोर्जिंग टेम्परेचर होता है हमारा 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारा मीडियम कार्बन स्टील होता है उसका हमारा होता है 850 से 1250 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर मैं इसको फिर से दिखाता हूँ। टेम्परेचर हमारा ये यहाँ है। ये आपको रॉयल की बुक में ही मिलेगा, यानी टेबल। ये हमारा हो गया माइल्ड स्टील, यानी ये लो कार्बन स्टील है, ब्रैकेट में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये लो कार्बन स्टील, ये 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। और मीडियम कार्बन स्टील का 850 से 1250। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइल्ड स्टील हो गई हमारा लो कार्बन स्टील को ही कहते हैं। तो इसको हमारा होता है 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। अब इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा ये लो कार्बन स्टील यानी कि माइल्ड स्टील की फोर्जिंग बनाने के लिए अत्यंत उचित तापक्रम होता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 1300 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमेशा मैक्सिमम रेंज लेंगे, जैसे कि 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 800 ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, 1300 ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेंज होगी टेम्परेचर की, उसको ही कंसीडर करते हैं फोर्जिंग के लिए, ताकि वो प्लास्टिक स्टेज में आ सके मेटल जो है। ये जो टेबल दी हुई है यूथ पब्लिकेशन की बुक में, ये इतनी करेक्ट नहीं है। देखिए इसमें पर रेंज आस पास ही है, जैसे कि पीतल तांबा कांसा की जो है वो हमारे रॉयल पब्लिकेशन में 540 से 900 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें 550 से 900 डिग्री सेल्सियस है, तो ये चल जाएगी। एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम की हमारे रॉयल पब्लिकेशन में 320 से 480 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 300 से 830 दिया है, तो ये कुछ ज़्यादा इसकी रेंज हाई रेंज हो गई है। पर अगर ऑप्शन में अगर हमारे रॉयल के हिसाब से नहीं मिलता तो हम इसके हिसाब से इसके रेंज के बीच में गेस कर लेंगे। अब बेदाग स्टेनलेस स्टील का उसमें नहीं दिया है रॉयल में, इसमें 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। हाई कार्बन स्टील का 800 से 1120 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारा हाई कार्बन स्टील का रॉयल पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो हमारा 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस 800 से 1120 डिग्री सेल्सियस के बीच फंस रहा है। तो हम यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं बिना दोनों टेबल को रटे हुए। एक टेबल याद कर लीजिए जैसे रॉयल वाली,
तो इसको आप गेस कर पाएंगे। जैसे अब मीडियम कार्बन स्टील का वहाँ पे 850 से 1250 दिया, यहाँ पर 750 से 1250 दिया, वही चीज़ है करीब करीब। और माइल्ड स्टील का 800 से 1250, वहाँ पे माइल्ड स्टील का था 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी करीब करीब वही है। तो इससे गेस कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन उसके करीब है। तो ज़्यादा क्लोज ऑप्शन भी नहीं होते हैं, तो यहाँ से हम इसको गेस कर सकते हैं। जैसे रॉट आयरन, पिटवा लोहा, उसमें दिया 860 से 1340 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 850 से 1300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक टेबल आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हार्ड डाई गर्म धातु काटने में प्रयोग की जाती है तथा यह बार बार प्रयोग करने से अपनी कठोरता खो देती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये हार्ड डाई यानी हार्डी जो होता है वो भी हमारा एक मेटल कटिंग करने के लिए फोर्जिंग में एक टूल होता है हार्डी, जिसको हम मेटल कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और उसको हम हार्डी होल में फिट करते हैं और उसके ऊपर से मेटल को रख करके हैमरिंग करते तो मेटल कट जाता है। तो गर्म अवस्था में ही हम फोर्जिंग में मैक्सिमम कार्य अपने गर्म अवस्था में करते हैं। तब तो गर्म धातु को काटने में यह बार बार प्रयोग करने से यह अपनी कठोरता खो देती, चाहे हार्डी हो चाहे हमारा हॉट सेट हो यानी हॉट चीजल जो होता है, तो ये हमारे कठोरता खो देता है। तो ये कठोरता ना खोए और मेटल कटिंग करते रहें, तो इसके लिए हमको क्या ऑपरेशन करना चाहिए, ये था इसका क्वेश्चन का। तो इसका ऑप्शन ए है, इसे अच्छी तरह से हार्ड कर लेना चाहिए। ऑप्शन बी, इसे प्रयोग करने के उपरांत खुली हवा में छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी, इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए, यानी बार बार इसको पानी में डुबोते रहना चाहिए। इससे इसका हार्डनिंग और टेम्परिंग होती रहती है, क्योंकि ये बार बार गर्म होने के बाद अगर उसको ठंडा नहीं करेंगे तो अपने हार्डनेस खो देगी, इसलिए इसकी कटिंग एज को बार बार कूलिंग करना चाहिए। इसके लिए हमको बार बार इसको क्वेंचिंग एक तरीके की उसकी करते रहना चाहिए। इसको मैं दिखा देता हूँ कि हार्डी होती क्या है। तो इसकी हार्डी फोल्डिंग टूल का हार्डी, ये रही हार्डी। फिगर में देखिए, ये फिगर H है, यही है हमारी हार्डी। इसके मैं बताता हूँ इसको और क्या कहते हैं। ये है हमारी हार्डी, इसे एनविल कटर भी कहते हैं। इसकी शैंक को एनविल के हार्डी होल में फिट कर दिया जाता है तथा इसके ऊपर गर्म मेटल को रख कर हैमर से चोट लगाकर काटा जाता है। इसको कहाँ पर, इसकी शैंक को, ये जो इसकी शैंक है, इसकी शैंक, ये हार्डी की शैंक है, इसको हम एनविल के हार्डी होल में फिट कर देते हैं। ये देखिए, ये दिखा आपको एनविल के, ये हार्डी होल है, ये प्रीचल होल है। तो ये ऑप्शन जो डी नंबर पे दिख रहा है आपको क्लियर हुआ होगा, ये जो डी दिख रहा है यही होता है हमारा हार्डी होल। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्डी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। इसकी बुक्स की एक्सप्लेनेशन क्या है? किसी भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट को जब हम कार्यखंड पर बार बार उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे इसकी कटिंग एज खराब होने लगती है तथा इसे बचाने के लिए कटिंग एज को बार बार कूलिंग या पानी से ठंडा किया जाता है। तो ये हमारा हार्डी का यूज हो गया। और यही सेम चीज़ हम हॉट सेट यानी हॉट चीजल, जिसका पॉइंट एंगल कटिंग एंगल 30 डिग्री होता है, उसके लिए भी यही करते हैं, क्योंकि हॉट चीजल से हम गर्म अवस्था में धातु काटते हैं, तो उसके भी पॉइंट के हार्डनिंग और टेम्परिंग बरकरार रखने के लिए उसको भी बार बार हम कूलिंग करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अपसेटिंग एक फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है, जॉब की व्यास बढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए है जॉब की लंबाई बढ़ाई जाती है। ऑप्शन बी है जॉब की व्यास बढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी है लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो अपसेटिंग यानी स्थूलन, इसको हम पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसमें क्या करते हैं कि लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है। और हमारा अपसेटिंग 3 टाइप का होता है, इसको हम पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ही, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि अपसेटिंग क्या होती है। तो अपसेटिंग हमारी ड्राइंग डाउन की जस्ट अपोजिट ऑपरेशन है। अपसेटिंग में हम लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जबकि ड्राइंग डाउन और सेटिंग डाउन, इनमें हम
लंबाई को बढ़ाते हैं और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्टॉक का पिचकना एक दोष है, यानी बकलिंग ऑफ स्टॉक। बकलिंग ऑफ स्टॉक एक दोष है, वही चीज़ यहाँ पर स्टॉक का पिचकना एक दोष है जिसे कहते हैं, जिसे खाली स्थान कहते हैं। निम्न में से कौन सा कारण है जो इस दोष से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए, स्टॉक की लंबाई 2 से 2.5 गुना अधिक होना। ऑप्शन बी है क्रॉस सेक्शन का सही तरीके से गर्म न करना। ऑप्शन सी है अपसेटिंग करते समय स्टॉक को गोलाई में न घुमाना। ऑप्शन डी, स्टॉक की लंबाई बहुत कम होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉक की लंबाई बहुत कम होना। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जब हम मेटल का जो पार्ट होता है, इसको बुक से दिखा देता हूँ कि मेटल का जो पार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर उसकी लंबाई अधिक है तो उसमें अगर हम उसकी हम अपसेटिंग करते हैं, मान लीजिए एक ऑपरेशन हमको करना है कि हम एक मेटल के पार्ट जो है उसकी हमको अपसेटिंग करना है। तो अपसेटिंग करने के लिए हम मेटल के पार्ट पर हैमरिंग करते हैं फोर्जिंग टेम्परेचर पर गर्म करके। तो अपसेटिंग कर रहे हैं हम फोर्जिंग टेम्परेचर पर गर्म करके। तो उस समय उस ऑपरेशन को करते समय जो एक दोष आ जाता है जिसको स्टॉक का पिचकन यानी बकलिंग दोष कहते हैं, तो हमारे निम्न कारणों से हो जाता है। ऑप्शन ए, जैसे स्टॉक की लंबाई 2 से 2.5 गुना अधिक होना, यानी कि अगर हमारा मेटल की पार्ट जो है उसका स्टॉक की लंबाई 2 से 2.5 गुना अधिक है तो हमारा बकलिंग का दोष आ जाएगा। ऑप्शन बी, क्रॉस सेक्शन का सही तरीके से गर्म न करना, यानी कि हमारा जो मेटल का जो पार्ट है अगर वो पूरी सही तरीके से गर्म नहीं है तब भी हम उसकी हैमरिंग करेंगे तो जिधर साइड वो गर्म होगा उधर साइड तो मेटल दब जाएगी हैमरिंग करने पे, लेकिन जिस मेटल का पार्ट जो ठंडा होगा वहाँ पे वो मेटल पार्ट नहीं दबेगा, तो उसकी वजह से बेंड हो जाएगा। तो ये भी एक बकलिंग हो गई, स्टॉक का पिचकना जिसको कहते हैं। ऑप्शन सी, अपसेटिंग करते समय स्टॉक को गोलाई में ना घुमाना, यानी कि जब हम हैमरिंग करते हैं गर्म पार्ट को तो हम उसको गोला गोला घुमा करके चोट करते हैं हैमर से, ताकि उसके बराबर पार्ट पर पूरा फोर्स लग सके। लेकिन अगर हम एक ही जगह पर चोट करेंगे तो हमारे मेटल पार्ट जो का एक ही तरफ झुक जाएगा, ये भी हमारे बकलिंग दोष का कारण है। लेकिन ऑप्शन डी, स्टॉक की लंबाई बहुत कम होना, अगर ऑप्शन डी जैसे कह रहा है कि स्टॉक की लंबाई बहुत कम होना, अगर स्टॉक की लंबाई बहुत कम होगी तो बकलिंग तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो आराम से उसको हम अपसेटिंग कर लेंगे। तो स्टॉक की लंबाई कम होने पर बकलिंग होने के बहुत ही रेयर चांस होते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूँ बकलिंग दोष। बकलिंग दोष आपको सिर्फ निमी की ओल्ड पब्लिकेशन वाली बुक्स में ही मिलेगी, नई वाली बुक्स में निमी की में फोर्जिंग चैप्टर ही नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें से कि ये बकलिंग दोष जो हमारे फोर्जिंग के जो दोष हैं वो किस कारण से आ जाते हैं। ये देखिए, ये मैं कैमरा खोल दिखाता हूँ, ये है हमारा बकलिंग दोष, ये है सामने। दोष एवं उनसे बचाव। स्टॉक का पिचकना यानी बकलिंग स्थूलन के दौरान यानी अपसेटिंग के दौरान स्टॉक के फलक वर्ग से अलग हो सकते हैं। कोई भी स्टॉक वर्ग ना होकर आउट ऑफ स्क्वायर पिचक हो सकता है। यदि देखिए ये हमारा मेटल पार्ट है, इसमें हम हैमरिंग किए तो बेंड हो गया, फिर बेंड होते होते फिर इस तरह हो जाएगा। इसके रीज़न अभी ऑप्शन में एक्सप्लेन किए हैं कि स्टॉक की लंबाई उसके व्यास से 2 से 2.5 गुना अधिक हो तब बकलिंग हो सकती है। स्थूलन के समय स्टॉक को गोलाई में नहीं घुमाया गया हो तब हो सकती है। स्टॉक के मध्य में प्रहार ना करके उसके कोर एज पर प्रहार किया गया हो, यानी कि हमको यहाँ पे बीच में मेटल से हैमर से स्ट्राइक करनी थी, बीच में हम उसके कॉर्नर पे कर दिए तो इधर भी एक तरफ बेंड हो जाएगा। जैसे खीला अपने दीवार पे ठोका होगा तो अगर एक साइड फोर्स कर देंगे तो भी बेंड हो जाता है, वो ऐसे सिमिलर ये भी बकलिंग दोष में भी है कि अगर मेटल के पार्ट को एक साइड से करेंगे तो हमारा बकलिंग दोष हो जाएगा। अगला है अनुप्रस्थ काट पर स्टॉक को पर्याप्त ढंग से तप्त न किया गया हो। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर सारे मेटल पार्ट जैसे ये है इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में फोर्जिंग टेम्परेचर पर गर्म न किया गया हो, इधर ज़्यादा हो गया हो इधर कम हो गया हो, तो जिधर हमने हैमर की चोट की है तो गर्म होने पर ये प्लास्टिक स्टेज में आ जाता है फोर्जिंग में। तो प्लास्टिक स्टेज में आने पर इधर साइड हैमरिंग करने पर इधर का एरिया बेंड हो गया। यही इसमें है कि अनुप्रस्थ काट पर स्टॉक को पर्याप्त ढंग से तप्त न किया गया हो। जिधर गर्म होगा उधर मेटल झुक जाएगी, जिधर नहीं गर्म होगा उधर से नहीं झुकेगी। तो ये हमारा ये भी दोष हो गया कि पर्याप्त ढंग से तप्त यानी गर्म न किया गया हो। ऑप्शन डी, पिचक गए स्टॉक को बिना सीधा किए स्थूलन करते रहा गया हो, यानी कि जैसे कि अभी इस पर कंटिन्यूस हैमरिंग करेंगे तो ये इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। ये देखिए
इसलिए अभी जैसे यहाँ से बेंड हो गया है तो इसको जॉब को अब फिर इधर हैमरिंग करनी होगी, इसको जॉब को पकड़ करके। तो इसलिए स्टॉक पिचक गए स्टॉक को बिना सीधा किए स्थूलन करते रहा गया हो। अब आगे दोस्तों तह फोल्ड है, एक्सियल क्रैक है, सतह पर दरारें एवं आंतरिक दरारें। इस जब क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, स्टॉक का पिचकना यानी बकलिंग ऑफ स्टॉक। एक दोस्तों ये हम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इस बुक में क्या दी हुई उसको देखते हैं। ऑप्शन डी है, स्टॉक का पिचकना एक दोष है जिसका कारण अपसेटिंग करते समय स्टॉक को गोलाई में घुमाना तथा क्रॉस सेक्शन को सही तरीके से गर्म ना करना होता है। ठीक है, इसका छोटे से एक्सप्लेनेशन है, काम चल जाएगा इससे भी। क्वेश्चन नंबर 16, बोल्स्टर का प्रयोग फोर्जिंग में किया जाता है। लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए है लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है रिवेट बोल्ट व स्क्रू हेड बनाने के लिए, ऑप्शन सी है बेंडिंग के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर तो हमारा हो जाएगा रिवेट बोल्ट एवं स्क्रू हेड बनाने के लिए हमारा बोल्स्टर का यूज होता है। बोल्स्टर क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बोल्स्टर भी एक प्रकार का हमारा अपसेटिंग टूल ही होता है, और इसके साथ ही हम सिर्फ हेड वगैरह बना पाते हैं। ये हमारे हेडिंग टूल तरीके का होता है। इसको दिखाता हूँ आपको, बोल्स्टर। ये रहा बोल्स्टर, ये देखिए बोल्स्टर। बोल्स्टर अथवा हेडिंग औजार में विभिन्न साइज के छिद्र होते हैं। ये हमारा बोल्स्टर औजार है। देखिए इसमें राउंड होल है, इसमें स्क्वायर होल है, और इसमें कई टाइप की इसके ऑपरेशन दिया है यहाँ पे। तो बोल्स्टर अथवा हेडिंग औजार में विभिन्न साइज के छिद्र होते हैं। अपसेटिंग तथा रिविट बोल्ट एवं स्क्रू के शीर्ष आदि बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी पहला क्या किस चीज़ के लिए होता है, अपसेटिंग के लिए। अपसेटिंग क्या होता है, हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करना। फिर रिविट बोल्ट एवं स्क्रू के हेड को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर अगर कोई मेटल का पार्ट है उसको इस पर रख के हैमरिंग करेंगे तो इस तरह के कुछ आकार बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं रिविट और बोल्ट के हेड बनाना। ये हमारा था बोल्स्टर का यूज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। बोल्स्टर एक फोर्जिंग प्रक्रिया का सेट होता है जिससे प्रायः रिविट स्क्रू हेड व बोल्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ड्राइंग डाउन की प्रक्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। इसमें खाली स्थान टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग डाउन एक प्रक्रिया, पहले देखते हैं ऑप्शन, फिर उसके बाद ड्राइंग डाउन को समझेंगे। फिर ड्राइंग डाउन, फिर सेटिंग डाउन, दो चीज़ें हैं फोर्जिंग के, तो इम्पोर्टेंट है इसको समझना। तो ड्राइंग डाउन पहले समझते हैं कि ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। क्वेश्चन में कह दिया है कि ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। इसमें खाली स्थान टूल प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ड्राइंग डाउन प्रक्रिया के लिए टूल यूज करते हैं? ऑप्शन ए है सॉ हैमर, ऑप्शन बी फ्लैटर, ऑप्शन सी बोल्स्टर, ऑप्शन डी टॉप एंड बॉटम फुलर। तो ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए की जाती है। तो इसके लिए हम लंबाई बढ़ाने के लिए हम इसमें ऑप्शन डी जो है टॉप एंड बॉटम फुलर इसका यूज करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले बुक्स का। ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए टॉप एंड बॉटम फुलर टूल का प्रयोग किया जाता है। टॉप एवं बॉटम फुलर एक ऊपर नीचे वाले दो टूल्स का सेट होता है। इसे हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्डवेयर टेम्पर किया रहता है। ठीक है, अब अगला ऑपरेशन है ड्राइंग डाउन। इसको हम बुक्स से समझते हैं। ड्राइंग डाउन हो गया और सेटिंग डाउन हो गया। इसको मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करता हूँ। इतना समझिए कि दोनों ऑपरेशन होते हैं वो हमारे अपसेटिंग के अपोजिट होते हैं। यानी इनमें हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करके लंबाई को बढ़ाते हैं। हमारा ड्राइंग डाउन ऑपरेशन किस बुक्स में दिया है? टॉप एंड बॉटम फुलर, फिनिशिंग टूल्स, अपसेटिंग, बेंडिंग, फुलर। ये हमारा, इसके बाद एक नीमी में भी दिया है और एक अरिहंत में दिया है। तो दोनों में बुक्स से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ड्राइंग डाउन क्रिया किसको कहते हैं, जिसमें अच्छा समझ में आएगा। डी का ड्राइंग आउट, सेटिंग डाउन, फुलर्स। तो क्वेश्चन था ड्राइंग डाउन, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। पहले हम नीमी बुक से देखते हैं।
ऊपरी एवं निचले फुल्लर का प्रयोग गर्दननुमा नेकिंग स्कंद बनाने तथा लंबाई बढ़ाने ड्राइंग डाउन हेतु किया जाता है। यानी लंबाई बढ़ाने को हम ड्राइंग डाउन कहते हैं। तो हमारा लंबाई बढ़ाने की क्रिया करने के लिए हमारा यूज होता है फुलर यूज होता है। तो फुलर्स ये है, ये देखिए ये टॉप फुलर है, ये चीजल के ही टाइप का होता है। ये बॉटम फुलर जो हमारे एनविल के हार्डी होल में फिट होता है। और ये देखिए ये वर्क है, तो वर्क के दोनों ओर गर्दन यानी नेकिंग ग्रूविंग बनाने के लिए हमारा फुलर्स का यूज होता है। ये देखिए ये जो ऑपरेशन दिया है उसको याद रखेंगे। नेकिंग, ये देखिए एक मेटल पार्ट है, ये फुलर हो गया हमारे, ये टॉप फुलर है, ये बॉटम फुलर है और ये एक मेटल पार्ट है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर से हैमरिंग करके इस तरह से इसके हम नेकिंग कर रहे हैं। नेकिंग कर रहे हैं, एक नेकिंग एक ऑपरेशन का नाम हो गया। जो प्रक्रिया की जा रही है उसको ड्राइंग डाउन कहते हैं। ड्राइंग डाउन में क्या होता है, देखिए मेटल का पार्ट, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी बड़ा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका बढ़ा है। तो अब इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करके इसकी लंबाई बढ़ा दी गई, तो इसी को हम कहते हैं ड्राइंग डाउन ऑपरेशन कहते हैं। ये हमारा ड्राइंग डाउन ऑपरेशन होगा। अब इसको मैं आपको अरिहंत वाली बुक से दिखाता हूँ कि अरिहंत में क्या दिया है। यह फोर्जिंग में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली क्रिया है। इसके द्वारा किसी भी जॉब की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में उस जॉब का अनुप्रस्थ काट कम हो जाएगा। ठीक है। ड्राइंग आउट के लिए जॉब को एनविल के किनारे पर बीक पर रखकर क्रॉसपिन हैमर से पीटते हैं। ये ठीक है, अपने को इतना समझना था कि ये हमारा ड्राइंग डाउन प्रक्रिया। ये देखिए एनविल के जो कॉर्नर है ये मेटल पार्ट है, इसका देखिए मोटी थी प्लेट ये, फिर इसको ड्राइंग डाउन किए फुलर से पंचिंग फुलर से भी किए हैं और ये सेट हैमर है। तो इसकी सहायता से हम लंबाई बढ़ा दिए इसकी, यहाँ पर नेकिंग कर दिए, नेकिंग ग्रूविंग। तो ये हमारी ये ड्राइंग डाउन हो गई, यानी कि मेटल पार्ट की लंबाई बढ़ गई। इसको हम ड्राइंग डाउन ऑपरेशन कहते हैं। ड्राइंग डाउन हो गया। अब इसको और देखते हैं पंचेस एंड ड्रिफ्ट। हाँ, अब इसके कुछ डिटेल्स ये निमी और अरिहंत के अलावा इसमें रॉयल वाली बुक्स में दिया है, रॉयल पब्लिकेशन से। तो इससे मैं कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ये देखिए ड्राइंग डाउन, यही था क्वेश्चन हमारा। ड्राइंग डाउन फुलर सेम है, यहाँ पे मैंने याद करने के लिए लिखा है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ड्राइंग डाउन यह क्रिया अपसेटिंग या जंपिंग अप के बिल्कुल विपरीत है। अपसेटिंग या जंपिंग अप हम पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। आप इसमें जॉब की मोटाई या व्यास को कम करके इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। यह हमारी बेसिकली ड्राइंग डाउन ऑपरेशन होता है। इसके लिए रॉट आयरन को वाइट तक गर्म करना चाहिए। ये तो ठीक है, मेटल वगैरह का हो गया, रॉट आयरन माइल्ड स्टील को वाइट तक गर्म करना चाहिए। तो हमारे ड्राइंग डाउन ऑपरेशन को सिर्फ इतना समझना था कि यह क्रिया अपसेटिंग या जंपिंग अप के बिल्कुल विपरीत है। इसमें जॉब की मोटाई या व्यास को कम करके इसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। ठीक है, हमारा ड्राइंग डाउन ऑपरेशन होगा। यहाँ पर देखिए ये मेटल पार्ट है, सेट हैमर है, यहाँ पर ये चीजल का एक सेट हैमर है। इसमें ये देखिए ये हमारा मेटल पार्ट है। ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा था, मोटा था। फिर और हम यहाँ पे इसके हैमरिंग किया इसमें से, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा ड्राइंग डाउन हो गया और इसकी लंबाई बढ़ गई। तो यानी लंबाई बढ़ने को हमारा ड्राइंग डाउन ऑपरेशन करते हैं, जो कि अपसेटिंग ऑपरेशन के अपोजिट होता है। अब ये ड्राइंग डाउन और सेटिंग डाउन भी एक चीज़ आपने देखा होगा ऑप्शन में आएगा, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ड्राइंग डाउन और सेटिंग डाउन दोनों होते क्या है। क्या सेटिंग डाउन हमारा ड्राइंग डाउन से ही रिलेटेड है, तो इसको यहीं पे देख लेते हैं। यदि जॉब के किसी विशेष भाग की लंबाई को बढ़ाना हो तो उस स्थान पर सेट हैमर का प्रयोग करना चाहिए। इस क्रिया को सेटिंग डाउन कर, यानी कि यदि कि जॉब के किसी विशेष भाग की लंबाई को बढ़ाना हो तो उस स्थान पर सेट हैमर का प्रयोग करना चाहिए। इस क्रिया को सेटिंग डाउन करते हैं। ये देखिए ये सेट हैमर है हमारा। अब ये देखिए ये जो प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर स्नैकिंग हो रही है, तो इसमें से ये ड्राइंग डाउन किया जा रहा है ऑपरेशन। तो ये पूरे मेटल के पार्ट में भी ये आगे ऑपरेशन ये जारी रहेगी, तो पूरे मेटल पार्ट की लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन हमको अगर मेटल के इतने से पार्ट को, सिर्फ इतने से पार्ट को, बस इतने से पार्ट की नेकिंग करनी है, ड्राइंग डाउन करना है, तो मेटल के किसी एक विशेष भाग को ड्राइंग डाउन करना हो तो मेटल के किसी एक विशेष भाग को, विशेष पार्ट को ड्राइंग डाउन करने की प्रक्रिया सेटिंग डाउन कहलाती है। ये देखिए इसको यहाँ पे भी लिखा गया है कि ड्राइंग डाउन, सेटिंग डाउन। तो जॉब के किसी एक भाग का व्यास कम करके उसकी लंबाई को बढ़ाना हमारा सेटिंग डाउन ऑपरेशन कहलाता है। ये था हमारा ड्राइंग डाउन और सेटिंग डाउन। ये आपको क्वेश्चन 17 से आपको
ये इतना क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग डाउन और सेटिंग डाउन किसे कहते हैं। इसमें था ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए टॉप एंड बॉटम फुलर, जो फुलर दिखाया आपको कि टॉप एंड बॉटम फुलर का यूज करते हैं, और सेट हैमर का भी यूज कर लिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि ड्राइंग डाउन और सेटिंग डाउन करने के लिए हमको टॉप एंड बॉटम फुलर का यूज किया जाता है और सेट हैमर का भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फोर्जिंग में पंच का प्रयोग किया जाता है। हमारा पंच किस लिए यूज हो जाता है? तो ऑप्शन ए है पंचिंग के लिए, ऑप्शन बी गर्म धातु में सुराख करने के लिए, ऑप्शन सी ठंडी धातु में सुराख करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गर्म धातु में सुराख करने के लिए। देखिए बात फोर्जिंग की हो रही, तो फोर्जिंग में हमको मेटल को गर्म करके ही मैक्सिमम ऑपरेशन करने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म धातु में सुराख करने के लिए हम फोर्जिंग ऑपरेशन में पंच का यूज करते हैं। पंच हमारा वही 0.8% वाली हाई कार्बन स्टील से बना होता है और उसको हार्ड और टेम्पर किया होता है हमारा पंच, और उसको गर्म अवस्था में धातु में होल करने के लिए, सुराख करने के लिए यूज होता है। जो कि पंच से बना होल जो हमारा होता है वो हमारा टेपर होल होता है। फिर उसको हम सीधा करने के लिए और फिनिश करने के लिए हम ड्रिफ्टिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कि फोर्जिंग में पंच का प्रयोग गर्म धातु में सुराख या चिन्ह लगाने के लिए की जाती है। इसे हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसमें प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री तथा डॉट पंच का कोण 60 डिग्री होता है। ये पंच के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें से सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच तथा ड्रिफ्ट की धातु बनाए जाते हैं। यानी कि हमारा जो पंच होता है और ड्रिफ्ट होता है वो हमारा किस मेटल से बनाया जाता है? तो ऑप्शन डी है इसमें का। पहले ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन जी फोर्ज्ड स्टील, ऑप्शन सी कास्ट स्टील, ऑप्शन डी 0.8% कार्बन स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8% कार्बन स्टील। फोर्जिंग में प्रयुक्त पंच तथा ड्रिफ्ट की धातु 0.8% कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। पंच तथा ड्रिफ्ट को हार्ड और टेम्पर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हाई कार्बन स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान रखा जाता है। ऑप्शन ए 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 600 से 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 700 से 1100 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेबल आपको याद रखनी होगी कि इसमें से हमारा 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस जो होता है ऑप्शन ए, ये हमारा हाई कार्बन स्टील के लिए होता है, और 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा हाई स्पीड स्टील के लिए होता है। और इसमें से कौन सा ऑप्शन है? 700 से 1100 किसी का नहीं होता, 800 से 1300। हाँ, हमारा ऑप्शन बी जो है 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा माइल्ड स्टील के लिए यानी लो कार्बन स्टील के लिए होता है, और 850 से 1250 जो होता है हमारा मीडियम कार्बन स्टील के लिए होता है। और फिर हाई कार्बन स्टील के लिए हमारा ये ऑप्शन ए हो गया 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन और एक 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस वो होता है हमारा हाई स्पीड स्टील के लिए। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने की है कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7 से 1.5% तक होती है। 0.7 से 1.5%, यानी कि कई बार ये 0.8 से 1.5% तक भी हो सकती है। तो 0.7 0.8 इतना चलेगा कि इसमें इतने तक होती है इसकी रेंज। इसके प्राय 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस तक फोर्जिंग के लिए तापमान रखा जाता है। ठीक है, ये टेबल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाई स्पीड स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान रखा जाता है। अभी मैंने बताया है कि हाई स्पीड स्टील के लिए हमारा जो फोर्जिंग टेम्परेचर होगा, ये ऑप्शन ए देखिए, इसमें 900 से 1150 से हमारा हाई कार्बन स्टील का हो गया। इसमें काम करिए 50 इसको इधर ऐड कर दीजिए, 950 हो जाएगा ये, और इधर 1100 बच जाएगा। तो ये हमारा हाई स्पीड स्टील का हो जाएगा 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस हमारा हाई स्पीड स्टील के लिए फोर्जिंग टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए करेक्ट है, ऑप्शन बी। इस टेबल आपको याद होना चाहिए। टेबल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड कर दूंगा। ऑप्शन ए 500 से 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 950 से 1150 डिग्री सेल्सियस, फिर ऑप्शन सी है 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 700 से 1100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 950 से 1150 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, माइल्ड स्टील
फोर्जिंग के लिए तापमान रखा जाता है। याद रखेंगे माइल्ड स्टील की हो या लो कार्बन स्टील की हो, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील एक ही चीज़ होते हैं, दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए है 700 से 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 650 से 1100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 550 से 950 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा माइल्ड स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान हो जाएगा 800 से, ऑप्शन डी 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। इसमें प्राय कार्बन की मात्रा 0.25% या 0.25% तक पाई जाती है, किसमें माइल्ड स्टील में। इसे 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक फोर्जिंग तापमान रखा जाता है। और रॉट आयरन का टेम्परेचर भी याद रखना होगा, जो कि हमारा होता है 860 से 1340 डिग्री सेल्सियस। फोर्जिंग में सफ़ेद पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग तब होता है जब तापमान होता है। इसके लिए भी एक टेबल याद रखनी होगी, सिंपल है, उसको याद रखेंगे ऐसे 500, 600, 800, 1000, 1100, 1200, 1300। ये हमारा टेम्परेचर की रेंज हो गई। और कलर की रेंज याद रखेंगे, डल ब्राउन, रेड, डल चेरी रेड, ब्राइट चेरी रेड, येलो वाइट और वाइट। तो हमारे इसमें कौन सा किया कि सफ़ेद में पीलापन लिए हो, यानी येलो वाइट। तो येलो वाइट जो हमारा होता है वो हमारा लास्ट से ऊपर की तरफ होता है, जो हमारा कि 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेबल आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। ये देखिए, ये है इधर, ये भी आपको याद ही होना चाहिए। दो तीन टेबल हैं, वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एक टेबल और होगी जिसमें हम पंचिंग, फिनिशिंग और बेंडिंग ऑपरेशन किस टेम्परेचर पर करते हैं फोर्जिंग के साथ साथ। तो वो टेबल, 3 टेबल आपको फोर्जिंग चैप्टर की याद होनी चाहिए। फोर्जिंग भट्टी में जब लाल जॉब को, इसकी एक्सप्लेनेशन है, फोर्जिंग भट्टी में जब लाल जॉब को और अधिक तापमान दिया जाता है तो अपना निश्चित रंग बदलता रहेगा। जब 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दिया जाता है तो जॉब सफ़ेद रंग का नज़र आता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, कोई अपने को उतनी ज़्यादा काम की नहीं है इसमें, कि सिर्फ अपने को इसकी टेबल याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान होता है। तो अपना ये था 500 पे हमारा डल ब्राउन था, और रेड हमारा 600 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रेड था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इस बुक में गलत दिया है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट है। इसको लाल से क्रॉस मारते हैं, हाईलाइट लाल से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हमारा लाल रंग हमारा 600 डिग्री सेल्सियस पे बनता है हमारे बुक के अकॉर्डिंग। हमारा ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार फिर से देखिए, फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान होता है। तो हमको पता है, ये देखिए, ये है 500 डिग्री सेल्सियस, डल ब्राउन 600 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रेड टेम्परेचर है, ये 600 डिग्री सेल्सियस रेड टेम्परेचर, रेड होगा टेम्परेचर पे, कलर हमारा रेड होगा। तो बुक्स में कई जगह, इसमें भी कई जगह गलती हैं, वो तब आपको क्लियर होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हमारा ये लाल रंग का हमारा 600 डिग्री सेल्सियस करेक्ट होगा। फोर्जिंग भट्टी में जब जॉब क्रमशः लाल रंग दिखाई देने लगता है तो समझने से उस वक्त जॉब का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ये गलत है। इसको क्रॉस कर देंगे, गलत है हमारी डेफिनेशन। इसको क्रॉस कर देते हैं, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, डन। यहाँ पे हमारे 600 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हमारा कहेंगे ये वाली PDF, ये पेज नंबर 109, 109, 40, 45, जल्दी से। ये आ गया हमारा 109। तो किस क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर था 21 था शायद। यहाँ था पीलापन, ये माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए तापमान हमारा हो गया था, सफ़ेद में पीलापन लिए हो गया था हमारा, लाल रंग
तक होगा तो चेरी रंग, हाँ तो चमकदार चेरी। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारा। लाल रंग हमारा किस में दिखाई देना चाहिए, वो हमारा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है चमकदार चेरी रंग यानी ब्राइट चेरी रेड। ब्राइट चेरी रेड हमारा होता है 1000 डिग्री सेल्सियस पे। ये अभी फिर से टेबल दिखा देता हूँ, आपको बार बार याद हो जाएगी देख देख करके। ये हमारी ब्राइट चेरी यहाँ है, ब्राइट चेरी रेड चौथे नंबर पे 1000 डिग्री सेल्सियस, यही करेक्ट आंसर है। फिर फोर्ज में पीला रंग तब होता है जब होता है तापमान हमारा, ऑप्शन ए है 1100 डिग्री सेल्सियस, बी है 900 डिग्री सेल्सियस, सी है 1200 डिग्री सेल्सियस, डी है 950 डिग्री सेल्सियस। तो पीला रंग जो होता है वो हमारा तापमान हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। येलो 1100 डिग्री सेल्सियस पे, येलो वाइट 1200 डिग्री सेल्सियस पे, वाइट 1300 डिग्री सेल्सियस पे। इतने पे ही टेबल खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई पार्ट फोर्ज करने के बाद संतुलन में नहीं होता है तथा ऊंचा नीचा होता है उससे कहते हैं उसको, ऑप्शन ए बेंड, ऑप्शन बी टेढ़ापन, ऑप्शन सी झोल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा झोल, जिसको हिंदी में सैग कहते हैं। ये भी एक दोष है, जैसे बकलिंग दोष था, बकलिंग दोष को क्या कहते हैं, टेढ़ापन था, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, बकलिंग दोष जो हमारा था। देखते हैं उसको भी देखते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झोल, यानी झोल जॉब का झोलपन सेट हैमर से समतल किया जा सकता है। सेट हैमर से हम किसी भी धातु की समतलता को बनाने कार्य करते हैं। ठीक है, इसके मैं दिखाता हूँ। इस बुक्स में तो इतना सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर फोर्जिंग का हमारा दोष जो था उसमें से एक था हमारा सैग, जिसको झोल कहते हैं। वो हमारे स्टॉक का पिचकना, बकलिंग। पिछला दोष हमारा बकलिंग था, इस बार हमारा जो दोष होगा वो है हमारा सैग यानी झोल। ये देखिए झोल ये है। ये भी नीमी बुक्स के पुराने वाले एडिशन में है, नए वाले में नहीं होगा। जो आपके पास होगी PDF वगैरह में, उसमें नहीं है, इसमें किसी मॉड्यूल में। तो झोल जो है सैग जिसको कहते हैं, स्टॉक को बिना 180 डिग्री पर घुमाए हुए एक ही ओर प्रहार करने हैमरिंग के कारण उसमें झोल आ सकता है। ड्राइंग आउट करते समय 2-3 प्रहार के पश्चात स्टॉक को 180 डिग्री पर घुमा लेना चाहिए। ये देखिए, ये फिगर याद रखिए, ये हमारा सैग है, झोल यानी ऊपर नीचे, इसी को हम कहते हैं झोल। तो हमारा क्या होता है, ये 180 डिग्री पर बिना घुमाए, यानी कि हम एक नेकिंग कर रहे हैं। हमारा ये जो देखिए नेकिंग ऑपरेशन है, यहाँ पे देखिए लंबाई बढ़ाने ड्राइंग आउट के कार्य के पथ। पहले स्टॉक की सेटिंग, तो पहला ये हमारा हो गया स्टॉक की सेटिंग। हमारा दूसरा होगा नेकिंग, ये देखिए नेकिंग कर लिए बहुत सारी। ये हमारा होता है फुलरिंग ऑप्शन, ये हमारा फिनिशिंग है। तो इसमें से जब मान लीजिए हम जब ये वाला ऑपरेशन कर रहे हों तो इसमें हमको स्टॉक को 180 डिग्री पर घुमा करके हैमरिंग करना चाहिए। 2-3 प्रहार करने के बाद यहाँ पर से कहा है कि ड्राइंग आउट करते समय 2-3 प्रहार के पश्चात स्टॉक को 180 डिग्री पर घुमा लेना चाहिए। ये देखिए, नहीं तो इस तरह से ये सैग हो जाएगा, झोल जिसको कहते हैं। एक अगला दोष हमारा होता है चढ़ाव यानी लैप। तो स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक से न रखने के कारण चढ़ाव उत्पन्न हो सकती है। ये फिगर याद रखेंगे कि कई क्वेश्चन में फिगर दे करके बोलेगा कि इनसे निम्न में से कौन सा फोर्जिंग दोष है, इसको बताइए। तो ये हमारा लैप होगा। देखिए सेट हैमर है, फ्लैटर है ये, अगर इसको सही तरीके से नहीं रख के हैमरिंग करेंगे तो लैप चढ़ जाएगी एक दूसरे के ऊपर धातु। और फिर ये हमारा एक और दोष है फोर्जिंग का, जिसको हम कहते हैं एक्सियल क्रैक, अच्छी दरार। तो अच्छी दरार अथवा तह फोल्ड, किसी स्टॉक को बिना मध्यवर्ती पदों के ही पतले काट में लंबा किया जाता है, यानी कि उसको बिना स्टेपिंग किए हुए हम उसको काटेंगे तब वहाँ पर हमारा ये एक्सियल क्रैक दोष हो सकता है। इसका और दूसरा कारण अधिक तप्त धातुओं पर हथौड़ी के तेज प्रहार से भी तह पड़ सकती है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्म है मेटल हमारा और उस गर्म मेटल पर हम तेज़ी से अगर प्रहार कर देंगे, चोट मार देंगे तो हमारी मेटल फट जाएगी। तो इसको कहते हैं दरार उत्पन्न होना। तो ये एक्सियल क्रैक है, याद रखेंगे। एक्सियल क्रैक जो होती है, अच्छी दरार जो होती है, या सिर्फ क्रैक्स या फोल्ड होता है, वो अधिक तापमान के कारण होता है, जबकि
सिप क्रैक जो होता है, इंटरनल क्रैक जो होता है, एक्सियल क्रैक नहीं इंटरनल क्रैक। ये देखिए ये है इंटरनल क्रैक का फिगर, ये हमारा एक्सियल क्रैक का फिगर। तो इंटरनल क्रैक जो होती है ठंडी कम तापक्रम पर फोर्जिंग करने का यह दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पर से देखिए, फोर्जिंग में सावधानी न रखने पर तापमान का कम होना, धातु क्रैक हो जाएगा। तापमान का अधिक होना, ऑक्साइड की परत पपड़ी पड़ने लगी, वो धातु जल जाएगी। ये होता हमारा फोर्जिंग में दोष होते हैं। इस कारण से हमारे फोर्जिंग में ये सारे दोष आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था, जब कोई पार्ट फोर्ज करने के बाद संतुलन में नहीं होता है तथा ऊंचा नीचा होता है, तो ऊंचा नीचा होता है तो झोल यानी सैग कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 27 था। सारे दोष क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, फोर्ज करने पर वर्क पीस में अक्षीय दरार यानी एक्सियल क्रैक्स अथवा फोल्ड यानी तह का मोड़ पड़ जाता है। इसका कारण है एक्सियल क्रैक्स, मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कि जहाँ पर भी आपको दिखेगा एक्सियल क्रैक तो उसका करेक्ट आंसर हमारा जो अधिक गर्म धातु पर हैमर का तेज प्रहार करना। तो यहाँ पर ये इस बुक्स में ये फिर से हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। इसको कैसे करेक्ट करेंगे? हमारा फोल्ड इसको ये करने से बढ़ती है, ठीक है। ये तो हमारा उसमें का था, पिछले देखे थे। इनके अलावा भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं और कुछ दोष को क्लियर करता हूँ। पहले इसको देख लेते हैं, पहले इसको करेक्ट करते हैं। तो फोर्ज करने पर वर्क पीस में अच्छी दरार एक्सियल क्रैक्स अथवा फोल्ड का तह का मोड़ पड़ जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए अधिक गर्म धातु पर हैमर का तेज प्रहार, ऑप्शन बी कम गर्म धातु पर हैमरिंग करना, ऑप्शन सी है वर्क पीस पर अत्यधिक हैमरिंग करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्म धातु पर हैमर का तेज प्रहार करना है। तो इससे हमारा एक्सियल क्रैक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू निमी पब्लिकेशन की बुक जो है मेन चेन्नई वाली, उसी को ही सही माना जाता है। वही हमारी ITI की स्टैंडर्ड बुक होती है, जो उसमें दिया है वही हमारा सही आंसर माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक गर्म धातु पर हैमर का तेज प्रहार करना। अभी फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर कम गर्म धातु पर हैमरिंग करना, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरनल क्रैक्स होता तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, कम गर्म धातु पर हैमरिंग करना। और ऑप्शन सी वर्क पीस अत्यधिक हैमरिंग करने, तो कोई किसी दोष का कारण नहीं है। जहाँ तक अभी तक का दोष के जितने भी पढ़े हैं उनमें अधिक हैमरिंग करने का कोई ऐसा दोष नहीं है। लेकिन ये जो दोष था इसमें का, ये जो अभी डिस्कस किए थे लास्ट क्वेश्चन में, इसको आप फिर से देखते हैं। ये रहे, ये हमारा झोल यानी सैग था, ये हमारा लैप्स था, ये था हमारा एक्सियल क्रैक जो उस बुक्स में, यूथ वाली बुक में गलत दिया हुआ है। अच्छी दरार एक्सियल क्रैक अथवा तह यानी फोल्ड्स, ये दोनों चीज़ क्लियर है यहाँ पर कि एक्सियल क्रैक अथवा तह फोल्ड। ये देखिए एक्सियल क्रैक अथवा तह फोल्ड, ये हमारा अधिक तप्त धातुओं पर हथौड़ी के तेज प्रहार से भी तह पड़ सकती है अथवा दरार उत्पन्न हो सकती है। हमारा एक्सियल क्रैक का दोष था। इंटरनल क्रैक्स, आंतरिक दरार, कम तापक्रम पर फोर्जिंग करने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ये होगा हमारा। तो इससे क्लियर है कि इंटरनल क्रैक होगा तो हमारा कम तापमान पर होगा, एक्सियल क्रैक हो तो अधिक तापमान पर हैमरिंग कर सको। इसका देखिए बकलिंग एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद एक और दोष था हमारा तह फोल्ड। अब दोष को देख रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं कि तह जो होता है हमारा, इस सुलन करते समय कार्य में तह पड़ सकती है। ये प्रायः मुड़े खंड को सीधा करने से उभरती है, यानी मुड़ा हुआ जो कार्य होता है उसको हम सीधा करते हैं तो वहाँ पर हमारा ये कट हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, इसको कहते हैं मुड़ जाना। फिर सतह पर दरारें एवं आंतरिक दरारें, इंटरनल क्रैक्स, ये भी होता है यदि फोर्जन ताप तक कार्य न तप्त किया जाए अथवा जब अनुप्रस्थ कार्य को समरूप से न तप्त किया जाए तो यह दोष उत्पन्न हो सकता है। यानी जो हमारा मेटल पार्ट है, हम इधर साइड बस इसको गर्म कर दिए हैं या इस साइड से इसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी हीट इस साइड से नहीं हो पा रही है गर्म, और हमको लगा कि चलो अब फोर्जिंग टेम्परेचर होगा, इसको बेंड कर देते हैं, तो उस स्थिति में हमारा यहाँ पर से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि मेटल पार्ट हमारा या मेटल पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरी तरीके से गर्म नहीं हो पाया है, तो इसकी वजह से हमारा क्रैक पड़ जाएगा। वो भी आंतरिक दरारें याद रखेंगे कम तापमान पे, एक्सियल क्रैक यानी अच्छी दरारें जो होता है हमारा अधिक तापमान पर होता है। और इसके अलावा होगा, ये हमारे इतने दोस्त थे, तो इसके बुक्स के अकॉर्डिंग
आंख बंद करके किसी बुक को नहीं मान लेना है, क्योंकि जब तक उसकी थ्योरी पे क्लियर नहीं होगा तो काफ़ी रिस्की हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इस बुक को जो पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लेकिन कम गर्म धातु पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा रीजन कम उसका इंटरनल क्रैक्स का है, ना कि एक्सियल क्रैक्स का है। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसलिए इसके जो आंसर आपको दिख रहे हैं तो उसको एकदम पहले देखते ही सही नहीं मान लेना कि इसका 29 का आंसर बी होगा, 30 का आंसर ए होगा, ऐसे नहीं है। जब तक उसके फंडामेंटल नहीं होगा तब तक नहीं बता सकते कि इसके दिए गए बुक्स में जो आंसर दिया है वही सही होगा, ज़रूरी नहीं है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वर्क पीस में आंतरिक दरारें इंटरनल क्रैक्स होता है। तो ऑप्शन ए अधिक ताप पर फोर्जिंग, ऑप्शन बी कम ताप पर फोर्जिंग, ऑप्शन सी वर्क पीस को सही न पकड़ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी हमने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि इंटरनल क्रैक्स यानी कम ताप पर फोर्जिंग, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कम ताप पर फोर्जिंग करेंगे तो हमारा इंटरनल क्रैक्स हो जाएगा। ऑप्शन ए है हमारा अधिक ताप पर फोर्जिंग, तो अधिक ताप पर फोर्जिंग करने से एक्सियल क्रैक और फोल्ड पड़ जाएंगे, तह पड़ जाएगी, एक्सियल क्रैक हो जाएगा अधिक ताप पर। और वर्क पीस को सही न पकड़ना और हैमरिंग कर देना, ये हमारा कौन सा दोस्त था जो हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बकलिंग, पिचकना वर्क पीस का, पिचकना यानी बकलिंग ऑफ वर्क पीस। तो वो ऑप्शन सी हमारा उस दोस्त के लिए हो जाएगा जिसको बकलिंग कहते हैं, जिसमें था 2 से ढाई गुना बड़ा होना चाहिए, स्टॉक का सही तरीके से तप्त ना होना, और हैमरिंग एक कॉर्नर पे कर देना, और पूरी तरीके से उसको घुमाना नहीं उसको जॉब को, तो हमारा वर्कपीस को सही ना पकड़ना, यानी वो बकलिंग दोष में हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऐसा कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, कोई अभी तक ऐसा कोई दोष नहीं जो इन सारे कारण से हो सके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कम ताप पर फोर्जिंग करना इंटरनल क्रैक्स का रीजन है। क्वेश्चन नंबर 30, फोर्जिंग में चढ़ाव। अभी मैंने सारे दोष आपको बुक्स से दिखाए हैं, तो फिर इसका देखते हैं। फोर्जिंग में चढ़ानी लैप का दोष पड़ता है, स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक न करना, ऑप्शन ए है स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक न करना, ऑप्शन बी है स्टॉक को सही गर्म न करना, ऑप्शन सी है स्टॉक की सेटिंग सही न करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक न रखना। अभी मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए कि स्टॉक पर सेट हैमर को या फ्लैटर को अगर सही से नहीं रखेंगे तो हमारा लैप्स का दोष पड़ जाएगा, यानी कि चढ़ाव हो जाएगा। जबकि ऑप्शन बी देखते हैं स्टॉक को सही गर्म न करना, तो सही गर्म न करेंगे तो हमारा इंटरनल क्रैक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी था स्टॉक की सेटिंग सही न करना, तो अब स्टॉक की सेटिंग सही न करने से हमारा बकलिंग दोष आ जाता है। ऑप्शन डी कोई काम का नहीं है हमारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी तो होता नहीं किसी दोष का। तो अब बुक्स की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया। तो फोर्जिंग में उतार चढ़ाव का दोष प्रायः कम या ज़्यादा ताप तथा हैमरिंग के कारण होता है। इसे ठीक करने के लिए सेट हैमर का उपयोग करते हैं, यदि सेट हैमर ठीक नहीं तो यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हमारा फोर्जिंग में उतार चढ़ाव का दोष प्रायः कम या ज़्यादा ताप पर हैमरिंग के कारण होता है, तो इसे ठीक से करने के लिए सेट हैमर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन की फिर से एक एक्सप्लेनेशन भी मेरे को सही नहीं लग रही। उतार चढ़ाव का दोष यानी जिसको हम सैग कहते हैं, इसमें कम या ज़्यादा ताप तथा हैमरिंग के कारण होता है। बुक्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है, मे बी कि रीज़न हो सकता है या फिर किसी बुक्स में दिया हो, लेकिन इसमें हमारे नेमी की बुक्स में ये चीज़ नहीं दिया है। यहाँ पर हमारा जो सैग है, उतार चढ़ाव का दोष है, हमारा स्टॉक को 180 डिग्री पर घुमा कर हम प्रहार करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो नहीं घुमाते हैं। अगर 180 डिग्री पर नहीं घुमाएंगे तो तब हमारा उसमें झोल यानी सैग आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। और ड्राइंग आउट करते समय 2-3 प्रहार के पश्चात स्टॉक को 180 डिग्री पर घुमा लेना चाहिए ताकि हम इस सैग यानी झोल से बच सकें। और यहाँ पे जो चढ़ाव कहा गया है, उतार चढ़ाव, ये दोष भी हमारे स्टॉक पर सेट हैमर को ठीक से ना रखने के कारण उत्पन्न होता है, इसका तापमान से संबंध नहीं है। तो इस बुक्स की एक्सप्लेनेशन भी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, नेकिंग की प्रक्रिया खाली स्थान के लिए की जाती है। तो ऑप्शन ए है लंबाई कम करने, ऑप्शन बी लंबाई बढ़ाने, ऑप्शन सी व्यास बढ़ाने, ऑप्शन डी व्यास कम करने। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी लंबाई बढ़ाने के लिए, यानी नेकिंग जो प्रक्रिया होती है हमारी फुलर टूल से की जाती है। फुलर टूल से नेकिंग को बढ़ाने को फुलरिंग ऑपरेशन कहते हैं। और जो फुलरिंग ऑपरेशन होता है वो हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करेगा और लेंथ को इंक्रीज़ करेगा। तो हमारा ये ड्राइंग डाउन ऑपरेशन हो गया एक तरीके का। तो
तो नेकिंग, फुलरिंग, ये जो हमारा ऑपरेशन होते हैं एक तरीके के ड्राइंग डाउन ऑपरेशन होते हैं। ड्राइंग डाउन और सेटिंग डाउन, ये जो हमारे ऑपरेशन जो होते हैं ये हमारे अपसेटिंग के अपोजिट होते हैं। अपसेटिंग में हमारी लंबाई कम होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है, और नेकिंग हो गई, ग्रूविंग हो गई, फुलरिंग हो गई, ड्राइंग डाउन हो गई, ये हमारा ऑपरेशन अपसेटिंग के अपोजिट होते हैं। यानी इस ऑपरेशन में हमारा लंबाई बढ़ती है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बुश बेयरिंग के टुकड़े हो जाने का मुख्य दोष है। बुश बेयरिंग का फोर्जिंग का चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, या बुश बेयरिंग में यानी बेयरिंग के चैप्टर में होना चाहिए, जहाँ पे हमारा पावर ट्रांसमिशन एक चैप्टर है। फिर भी इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर देखते हैं। शाफ्ट और बेयरिंग के बीच अधिक क्लियरेंस हो जाएगा तो बुश बेयरिंग के टुकड़े हो जाएंगे। क्रशिंग ऑफ बुश बेयरिंग, दैट्स करेक्ट आंसर हो गए इस क्वेश्चन के लिए। इसको में ज़्यादा टाइम अभी नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 33, हैमर बाजार में मिलते हैं। ऑप्शन ए फेस के अनुसार, ऑप्शन बी भार के अनुसार, ऑप्शन सी फेस के प्रकार और भार के अनुसार, ऑप्शन डी मटेरियल के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फेस के प्रकार और भार के अनुसार। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि हमारे इसमें देखिए हैमर प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसके फेस और पेन को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हैमर बाजार में फेस के प्रकार व भार के अनुसार मिलते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन आपको बुक से दिखाता हूँ। पहले बता देता हूँ कि इसके बाजार में किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे। तो हैमर का हमारा फेस के हिसाब से बताएंगे कि इसके किस प्रकार का फेस चाहिए हमारा। बॉल पिन फेस यानी इसका फ्लैट फेस होता है, और इसका पिन के अनुसार भी होता है। तो जैसे पिन में हो जाएगा तो हम बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, ये हमारा पिन का टाइप्स हो गया। भार के अनुसार यानी कि हमारा हैंड, अगर हमारा हैंड हैमर है तो उसका वो हमारा 1 से 2 किलोग्राम का होगा। तो इस तरह से हमको 1 से 2 किलोग्राम का हैमर चाहिए और बॉल पिन हैमर चाहिए। तो हमारा स्पेसिफिकेशन में 2 चीज़ें हो गई हमारी, कि पहला हमारा हो गया कि फेस के प्रकार हो गया, और दूसरा हो गया भार के अनुसार। तो हमारा ये हैमर का हो गया। अब हैमर का इसमें से दिखाते हैं कि हैमर हमारा बनता किससे है। तो इसमें हमारा हाई कार्बन स्टील का दिया हुआ है, पर हमारा हैमर हाई कार्बन स्टील का जरूरी नहीं कि बनता हो। हमारा निमी के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया है वो हमारा हो जाएगा ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कई बुक्स में कास्ट स्टील दिया है, कई बुक्स में हाई कार्बन स्टील दिया है, पर निमी की जो बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील या हाई की जगह ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा हाई कार्बन स्टील का है या कास्ट स्टील का या ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का है, ये कई बार हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील नहीं दिया तो यहाँ पर हम हाई कार्बन स्टील को टिक मारेंगे। अगर हाई कार्बन स्टील नहीं दिया, ड्रॉप फोर्ज स्टील नहीं दिया, कास्ट स्टील दिया, तो यहाँ पर हम कास्ट स्टील को टिक मारेंगे। तो अब ये हमारा चैप्टर का ये 33 का जो पार्ट 1 था ये हमारे ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे पहले हमारा कौन सा था। पहला था हमारा फोर्जन तथा उसके प्रकार, फोर्जिंग एंड टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। तो हमारा क्वेश्चन 33 तक यानी 33 क्वेश्चन तक हमने क्वेश्चन भी किया और उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए। अब हमारा क्वेश्चन का ये पार्ट 2 होगा इसमें का अभी, कि फोर्जिंग टूल, हैमर, स्वेज, ब्लॉक, एनविल एवं अन्य औजार। यहाँ पर फोर्जिंग करने के समय हमें जिन टूल्स की आवश्यकता होती है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं अब अपना क्वेश्चन 2, फोर्जिंग टूल, हैमर, स्वेज, ब्लॉक, एनविल एवं अन्य औजार। तो इसमें देखते हैं टोटल क्वेश्चन इस बुक्स में कितने दिए हुए हैं। क्वेश्चन 34 से आगे बढ़ना है तो क्वेश्चन 34 टोटल कितने हैं। टोटल हमारा क्वेश्चन है 66। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34,